तो चलिए आज बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स के सबसे अजीब और शायद सबसे जरूरी आइडिया पर। चीजों की दोहरी पहचान। मतलब ये सोचना ही कितना अजीब है कि प्रकाश या कोई भी कण एक ही समय पर दो बिल्कुल अलग रूपों में हो सकता है तो कभी एक ठोस कण तो कभी एक फैली हुई लहर। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है वो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां हमारे रोजमर्रा के नियम टूट जाते हैं। हाँ, आज हम इन्हीं की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि भौतिकी की दुनिया में इतना बड़ा तूफान क्यों आया और क्यों साइंटिस्ट को ये मानना पड़ा कि प्रकाश की कोई एक पहचान है ही नहीं। और हमारा मिशन भी यही है कि इस रहस्य को थोड़े सरल उदाहरणों से समझें और उन ऐतिहासिक प्रयोगों के जरिए जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। हम ये भी देखेंगे कि अजीब सा लगने वाला सिद्धांत सिर्फ किताबों में नहीं है बल्कि हमारे चारों ओर की टेक्नोलॉजी की कह सकते हैं नींव में है। सही बात है। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, तो शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं। प्रकाश क्या है? अच्छा सवाल है। अगर हम मान लीजिए 19वीं सदी में कोई 1850 के दशक में किसी वैज्ञानिक से ये पूछते तो उनका जवाब काफी सीधा होता है ना। हाँ, उस समय तक तो तस्वीर एकदम साफ लगती थी। जवाब होता कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहर है। जैसे पानी में लहरें होती हैं। बिल्कुल वैसी ही। ये लहर चीजों से टकराकर मुड़ती है जिसे हम डिफ्रैक्शन कहते हैं और इसी से परछाई बनती है। दशकों तक तो फिजिक्स की दुनिया इस जवाब से पूरी तरह संतुष्ट थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ? मतलब इस सीधी साधी तस्वीर में दरारें कैसे पड़ने लगीं? वो दरार आई फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव नाम के एक प्रयोग से। ओके। ये प्रयोग अपने आप में बहुत सरल था। जब आप किसी धातु की सतह पर प्रकाश डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो जो पुरानी थ्योरी थी लहरों वाली, उसके हिसाब से अगर आप ज्यादा तेज रोशनी डालेंगे तो लहर में ज्यादा ऊर्जा होगी और इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा जोर का धक्का लगेगा, वो आसानी से बाहर आ जाएंगे। एग्जैक्टली। पर ऐसा हुआ नहीं। यहीं पर कहानी उलझ गई। बिल्कुल अलग नतीजे मिले। वैज्ञानिकों ने देखा कि प्रकाश की चमक बढ़ाने से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पर तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। अच्छा। असर पड़ रहा था प्रकाश के रंग का। जैसे अगर आप धातु पर कमजोर बैंगनी रोशनी डालते तो इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आ जाते। लेकिन अगर आप बहुत तेज लाल रोशनी डालते, चाहे कितनी भी तेज, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता। ये तो बहुत अजीब है। हाँ, ये उस समय के किसी भी नियम से समझाया नहीं जा सकता था। ये ऐसा था मानो दरवाजा खोलने के लिए चाबी की बनावट जरूरी हो, न कि आप उसे कितने जोर से घुमा रहे हैं। और इसी पहेली को सुलझाने के लिए फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन सामने आए। हाँ, आइंस्टाइन ने 1905 में कहा कि हमें प्रकाश को एक लगातार बहने वाली लहर की तरह देखना बंद करना होगा। तो फिर कैसे देखें? उन्होंने कहा कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे अलग अलग पैकेट से बना है। उन्होंने इन पैकेट को क्वांटा कहा, जिन्हें आज हम फोटॉन कहते हैं। बिल्कुल, फोटॉन। और हर फोटॉन में एक निश्चित ऊर्जा होती है जो उसके रंग पर निर्भर करती है। बैंगनी फोटॉन में लाल फोटॉन से ज्यादा ऊर्जा होती है। अच्छा। तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में होता यह है कि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है। अगर उस अकेले फोटॉन में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए पूरी ऊर्जा है तो वो निकल जाता है। और अगर नहीं है तो आप चाहे करोड़ों फोटॉन उस पर बरसा दें, कुछ नहीं होगा। इस एक आइडिया ने साबित कर दिया कि प्रकाश कणों की तरह व्यवहार कर रहा है। ये तो वाकई दिमाग चकराने वाली बात है। एक प्रयोग कहता है कि प्रकाश लहर है और दूसरा कहता है कि कण। इस विरोधाभास को हम अपनी रोजमर्रा की दुनिया से कैसे जोड़ें? क्योंकि हमारी दुनिया में तो चीजें या तो ठोस होती हैं या लहर जैसी। दोनों एक साथ नहीं होती। हाँ, ये समझना मुश्किल है। इसीलिए उपमाएं मतलब एनालॉजीज मदद करती हैं। जैसे सोचिए आप एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट में हैं। दूर से देखने पर भीड़ एक लहर की तरह दिखती है ना, जो आगे पीछे हो रही है। हाँ, एक साथ झूम रही है। ये प्रकाश का लहर वाला स्वभाव है। लेकिन अगर आप स्टेज के पास जाकर देखें तो आपको दिखेगा कि वो भीड़ अलग अलग लोगों से बनी है। हर इंसानी कण की तरह है। बिल्कुल। जब तक आप ऊर्जा का लेन देन नहीं कर रहे, मतलब किसी एक व्यक्ति से हाथ नहीं मिला रहे, तब तक वो एक लहर है। जैसे ही आप किसी एक से मिलते हैं, आप उसके कण वाले स्वभाव से इंटरैक्ट करते हैं। प्रकाश भी कुछ ऐसा ही है। ये एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात मुझे स्रोतों में लगी वो ये थी कि ये दोहरी पहचान सिर्फ प्रकाश तक नहीं है। इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम हमेशा से एक छोटी सी गेंद या कण मानते आए हैं,
वो भी लहरों की तरह व्यवहार करते हैं। हाँ, और इसे दिखाने वाला जो डबल स्लिट प्रयोग है उसे तो क्वांटम फिजिक्स का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। और ये वाकई हैरान करने वाला है। वैज्ञानिकों ने जब इलेक्ट्रॉनों के साथ ये प्रयोग दोहराया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एक करके इलेक्ट्रॉनों को दो बहुत पतली झिर्रियों मतलब स्लिट्स वाली दीवार की तरफ भेजा। अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ कण होते तो दीवार के पीछे दो लाइनें बननी चाहिए थी, जैसे रेत फेंके तो दो ढेर बन जाएंगे। सही बात है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर क्या हुआ? दीवार के पीछे एक इंटरफेरेंस पैटर्न बन गया। मतलब कई सारी लाइनें, कुछ जगहों पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और कुछ पर बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। और ये इंटरफेरेंस पैटर्न सिर्फ और सिर्फ लहरें ही बना सकती हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि हर एक इलेक्ट्रॉन जब उस पर नजर नहीं रखी जा रही थी तो वो एक लहर की तरह फैलकर दोनों स्लिट से एक साथ गुजर रहा था। एग्जैक्टली। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? एक अकेला इलेक्ट्रॉन एक ही समय में दो जगहों से कैसे गुजर सकता है? और यही तो क्वांटम मैकेनिक्स का दिल है। और ये और भी ज्यादा अजीब तब हो जाता है जब वैज्ञानिक ये देखने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन असल में किस स्लिट से गुजरा। मतलब जब वो उसे देखने की कोशिश करते हैं? हाँ, जैसे ही वे एक डिटेक्टर लगाकर ये मापने की कोशिश करते हैं, वो इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है। क्या बात कर रही हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन तुरंत एक कण की तरह बर्ताव करने लगता है और सिर्फ दो लाइनें बनाता है। वो किसी एक ही स्लिट से गुजरता है। मतलब हमारा देखना ही चीजों को बदल देता है। ये तो विज्ञान से ज्यादा फिलॉसफी जैसा लग रहा है। इस पर बहुत बड़ी बहस हुई थी। नील्स बोर जैसे लोग मानते थे कि ये ब्रह्मांड की बुनियादी सच्चाई है कि अवलोकन ही वास्तविकता को बनाता है। और आइंस्टाइन को ये विचार बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका वो मशहूर कथन है ना कि मैं ये मानना चाहूंगा कि चांद वहां तब भी है जब मैं उसे नहीं देख रहा हूं। उन्हें लगता था कि इसके पीछे कोई गहरी छिपी हुई सच्चाई है जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं। चलिए इस चर्चा को थोड़ा और जमीनी बनाते हैं। प्रकाश के इन दोनों स्वभावों के कुछ और ठोस उदाहरण क्या हैं? जरूर। लहर वाले स्वभाव के उदाहरण तो हर जगह हैं। हमारे फोन का सिग्नल, वाईफाई, रेडियो, टीवी का रिमोट। हाँ, रिमोट से निकलने वाली इंफ्रारेड किरणें या माइक्रोवेव ओवन की तरंगे, ये सब अलग अलग वेवलेंथ की लहरें ही तो हैं। और उसके कण वाले यानी फोटोन वाले स्वभाव का सबसे अच्छा उदाहरण सोलर पैनल का जिक्र हुआ था। सोलर पैनल इसका बेहतरीन उदाहरण है। जब धूप सोलर पैनल पर पड़ती है तो प्रकाश के फोटोन, आप उन्हें ऊर्जा के छोटे छोटे बुलेट समझ सकते हैं। ठीक है। वो पैनल के सिलिकॉन के अंदर इलेक्ट्रॉनों से सीधे टकराते हैं। ये टक्कर एक बिलियर्ड्स बॉल की टक्कर जैसी होती है। और फिर फोटोन अपनी सारी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देता है और उसे अपनी जगह से आज़ाद कर देता है। और यही आज़ाद हुए इलेक्ट्रॉन जब एक तार में बहने लगते हैं तो बिजली बनती है। अगर प्रकाश सिर्फ एक लहर होता तो वो अपनी ऊर्जा को इस तरह एक बिंदु पर फोकस करके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता था। ये काम सिर्फ एक कण ही कर सकता है। यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है जो शायद कई लोगों के मन में होगा। पूछिए। अगर इलेक्ट्रॉन में लहर वाले गुण हैं तो मुझ में या इस क्रिकेट बॉल में क्यों नहीं है? हमें रोजमर्रा की जिंदगी में ये दोहरापन क्यों नहीं दिखता? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। इसका जवाब एक शब्द में है, द्रव्यमान। मास। हाँ, मास। 1924 में लुई डी ब्रॉगली ने ये सिद्धांत दिया था कि हर चलती हुई चीज के साथ एक लहर जुड़ी होती है। हर चीज के साथ? हर चीज के साथ। लेकिन किसी चीज का द्रव्यमान जितना ज्यादा होता है उसकी वेवलेंथ उतनी ही छोटी होती जाती है। अच्छा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, इसलिए उसकी वेवलेंथ इतनी बड़ी होती है कि उसे प्रयोगों में देखा जा सकता है। और एक क्रिकेट बॉल के मामले में? एक चलते हुई क्रिकेट बॉल की भी वेवलेंथ होती है, पर वो इतनी ज्यादा छोटी होती है कि उसे मापना असंभव है। कितनी छोटी? एक प्रोटॉन के आकार से भी खरबों गुना छोटी। इसलिए हमें उसका सिर्फ कण वाला रूप ही नजर आता है। हमारी जैसी बड़ी चीजों की लहर वाली प्रकृति है तो, पर वो इतनी दबी हुई है कि उसका कोई असर नहीं दिखता। हम हमेशा कण ही बने रहते हैं। हाँ। तो ये समझना कि हर चीज में ये दोहरापन है, क्या ये सिर्फ एक दिमागी कसरत है या इसका हमारी तकनीक पर भी कोई सीधा असर पड़ता है? नहीं, इसका बहुत बड़ा और सीधा असर है। ये क्वांटम दुनिया का आधार है और इसी समझ ने 20वीं सदी की तकनीकी क्रांति को जन्म दिया। जैसे कि? इसके बिना लेजर नहीं बन सकते थे। लेजर में प्रकाश के कण यानी फोटॉन को
इस तरह कंट्रोल किया जाता है कि वो सब एक ही वेवलेंथ और एक ही दिशा में चलने वाली लहर बनकर एक साथ बाहर निकलें। एक शक्तिशाली किरण की तरह। बिल्कुल, ये कण और लहर दोनों गुणों का एक बेहतरीन संगम है। और भविष्य की तकनीक जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग? क्वांटम कंप्यूटर तो पूरी तरह से इसी दोहरेपन पर आधारित है। एक सामान्य कंप्यूटर बिट्स का उपयोग करता है, जो या तो 0 होते हैं या 1। राइट। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करता है। और जब तक एक क्यूबिट को मापा नहीं जाता, वो इलेक्ट्रॉन की तरह एक संभावनाओं की लहर में होता है। मतलब वो एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकता है। हाँ, इसी को सुपरपोजिशन कहते हैं। और इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटर एक साथ बहुत सारी गणनाएं कर सकते हैं। हमारे स्मार्टफोन में लगे ट्रांजिस्टर्स भी इसी विचार पर टिके हैं। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो तो मुख्य बातें क्या होंगी? मेरे हिसाब से पहली और सबसे अहम बात यह है कि प्रकाश और पदार्थ की कोई एक फिक्स्ड पहचान नहीं है। वो संदर्भ के हिसाब से अपना रूप बदलते हैं। बिल्कुल। कुछ प्रयोगों में वे लहर की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे डबल स्लिट प्रयोग में। हाँ, और दूसरे प्रयोगों में वे कण की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव में। और ये सिर्फ प्रकाश के लिए ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन जैसे कणों के लिए भी सच है। एकदम सही। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई भ्रम नहीं है या हमारी समझ की कोई कमी नहीं। तो फिर ये क्या है? ये ब्रह्मांड की एक बुनियादी सच्चाई है। कोई चीज लहर है या कण, ये उस चीज पर नहीं बल्कि हमारे प्रयोग पर निर्भर करता है। हम ब्रह्मांड से जैसा सवाल पूछते हैं वो हमें उसी भाषा में जवाब देता है। आज की ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं दार्शनिक सवाल के मुहाने पर लाकर छोड़ देती है। हाँ, और वो सवाल ये है कि अगर किसी चीज की पहचान इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसे कैसे माप रहे हैं, तो अवलोकन से पहले उसकी असली पहचान क्या है? और शायद सबक ये है कि क्वांटम स्तर पर वास्तविकता कोई स्थिर चीज नहीं है जो हमारे देखने का इंतजार कर रही हो। वास्तविकता शायद संभावनाओं का एक सागर है, और हमारा अवलोकन ही वो प्रक्रिया है जो उन संभावनाओं में से किसी एक को चुनकर हकीकत में बदल देती है। ये तो बहुत गहरा विचार है। ब्रह्मांड सिर्फ हमें जानकारी नहीं दे रहा, वो हमारे सवालों का जवाब देते हुए खुद को आकार दे रहा है। ये एक ऐसा विचार है जो विज्ञान और दर्शन की सीमाओं को धुंधला कर देता है।